नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, हिस्ट्री, सेक्शन ईएफ, पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का विषय गुप्त काल में विज्ञान का विकास। हमने 2 वीडियो के अंतर्गत आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बारे में अध्ययन किया। आर्यभट्ट जो कि ज्योतिष शास्त्र या प्रकृति के स्पेस अंतरिक्ष में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरित थे और उन्होंने दशमलव प्रणाली शून्य का आविष्कार करके गणित को एक नया मोड़ प्रदान किया या नई विचारधारा को विकसित किया, जो कि आज वह विचारधारा विश्वव्यापी है। इसी प्रकार वराहमिहिर ने भी अनुसंधान करके अपने ग्रंथों के माध्यम से सूर्य को महत्व दे करके सूर्य के प्रकाश की और सूर्य की गति की गणना करी। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आचार्य वाग्भट जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की रचना की, आयुर्वेद के समस्त साहित्य में आचार्य वाग्भट का नाम प्रमुख है। हम इसके पूर्व में चरक ने चरक संहिता का प्रणयन किया। आयुर्वेद के उपलब्ध ग्रंथ में चरक संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वैदिक परंपरा में चरक का नाम भी आता है, जो आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता थे। हमने ये देखा कि वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इन 4 वेदों ने पारलौकिक जीवन की स्वार्थ सिद्धि की विचारधारा को प्रतिपादित किया और इसी प्रकार 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अथर्ववेद, इन्होंने ऐहिक जीवन की पूर्णता के समग्र साधन का वर्णन प्रस्तुत किया। ऋग्वेद में आयुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भरद्वाज और अश्विन कुमार आदि आचार्य एवं परम ऋषियों का उल्लेख मिलता है। अथर्वण मंत्र में राक्षसों के रोग उत्पन्न करने वाले और मंत्रों द्वारा रोग निवृत्ति के तरीके बताए जाते हैं। आचार्य वाग्भट ने अपने इन ग्रंथों के माध्यम से, उनका कहना था कि इस युग से पूर्व तक चिकित्सा शास्त्र में काष्ठादि औषधियों का प्रयोग भी प्रधान रूप से होता था। धातुओं का प्रयोग कच्चे रूप में ही किसी प्रकार उन्हें जीर्ण करके यदा कदा कर लिया जाता था, परंतु सोश्रुत संप्रदाय के अग्रणीय बोधिसत्व नागार्जुन ने गहरे अनुसंधान के बाद सिद्ध किया कि धातु भी ऑर्गेनिक बनाकर भस्म किए जा सकते हैं और रोगों पर उनका निरापद प्रयोग किया जा सकता है। षड्रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय के रासायनिक विज्ञान पर आधारित थे। उनका यह वाग्भट का विचार था, जो उन्होंने कश्मीर से संबंधित थे और कश्मीर के राजभवन में राजा के अन्नपान व्यवस्था के अधिकारी थे। उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में उनके अन्नपान रक्षा अध्याय से ध्वनि निकलती है। अध्याय का उपक्रम और उपसंहार राजभवन की दृष्टि में करके ही लिखा गया है। उनके 2 प्रयोग बहुत ही उल्लेखनीय हैं। विष खा लेने के कारण हृदय के अवसाद को रोकने के लिए मधु के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग करें। दूसरा, रक्त में मिश्रित विष के प्रभाव को शरीर धातुओं से दूर करने के लिए गोदुग्ध के साथ थोड़ी थोड़ी करके 3 मासे स्वर्ण भस्म खिलाना चाहिए। ताम्र भस्म की मात्रा वाग्भट ने नहीं लिखी, किंतु उसके बाद स्वर्ण भस्म की चर्चा करते हुए 3 मासा का होना बताया है। वाग्भट के युग में जिन विचारों का संघर्ष चल रहा था, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए मनुष्य की प्रकृति का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया। वात प्रकृति पुरुष बलवादी, नास्तिक, झगड़ालू और पेटू होते हैं। पित्त प्रकृति के पुरुष सच्चरित्र, बलवान, प्रेमी, बुद्धिमान। कफ प्रकृति के सुंदर, धर्मात्मा, स्थिरचित्त, श्रद्धालु, उपेक्षाशील, दूरदर्शी होते हैं। उनकी धारणा थी कि प्रकृति में दोष के स्वाभाविक उतार चढ़ाव होते हैं। चरक ने भूतजन्य रोगों पर अनास्था प्रकट की और लिखा कि अपनी ही बुद्धि का विकार है, किसी भूत प्रेत का प्रभाव नहीं है। किंतु इस विषय में वाग्भट ने चरक का सहयोग नहीं किया। उन्होंने बालगृह तथा भूत विद्या पर पर्याप्त लिखा
उन्होंने लिखा है कि ग्रह बच्चों को कष्ट देते हैं। उनका सामान्य लक्षण है शिशु को तीव्र ज्वर होना, निरंतर रोगी बने रहना। वाग्भट ने किसी नवीन आविष्कार का दावा नहीं किया और वाग्भट ने जो कुछ किया वह सबके सामने प्रस्तुत किया। हिंगवाष्टक चूर्ण की योजना वाग्भट की थी, किंतु निदान और चिकित्सा की जो शैली वाग्भट ने प्रस्तुत की वह नागार्जुन के सुश्रुत और चरक के पास नहीं थी। सुश्रुत संहिता में जिसका संचय किया गया है, आत्रेय ने उसे दार्शनिक और ऐतिहासिक परिधान बताया है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के समय आयुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय नाड़ी विज्ञान प्रसिद्ध हुआ और ज्वर निवारण के लिए नागरमोथा आदि, पांडुरोग पर लोह, वृक्क रोग पर शिलाजूत, प्रमेह पर आंवला हल्दी, वात पर कफ वृद्धि व हरड़, पिल्हा पर पिपली, उरह क्षत पर रक्त प्रवाही, विष का रस, मेद, वात पर गुग्गल, रक्तपित्त पर अडूसा, दस्तों पर इंद्रजो, रक्त में व्याप्त विषों पर स्वर्ण श्रेष्ठ। इस प्रकार रासायनिक दृष्टि से चुने गए संग्रह अन्यत्र मिलना कठिन है। इस प्रकार गुप्त काल में धातु विज्ञान की भी उन्नति हुई और धातु विज्ञान के का चिकित्सा में प्रयोग प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री कविराज रत्नाकर भी रसरत्न समुच्चय वाग्भट की रचना नहीं है। उन्होंने 2 ग्रंथ शैली में प्रस्तुत किया और तत्पश्चात वाग्भट ने अष्टांग हृदय में अष्टांग संग्रह का परिचय दिया। इस प्रकार हम देखते हैं गुप्त काल में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। उनका संकलन वैज्ञानिक ग्रंथों में हुआ। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विज्ञान में भी निपुण थे, अतः इन शाखाओं का समुचित विकास हुआ। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इसमें विशेष महत्व रखते हैं। इसके अतिरिक्त भास्कर तथा ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत उन्होंने आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णुचंद्र, लाट, प्रद्युम्न के सिद्धांत व प्रणालियों की आलोचना की और भारतीय ज्योतिष में विदेशी ज्योतिष की जो सिद्धांत आए उनकी भी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने वेदांत ज्योतिष के 5 वर्षीय युग और जैन विचारधाराओं के उनकी आलोचना की, जिनमें 2 सूर्य, चंद्रमा, 2 नक्षत्र को माना गया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष तो प्रबल हुआ, किंतु औषधिक ज्ञान में अधिक वास्तविक प्रगति नहीं हुई। फिर भी भारतीय चिकित्सा विषयक ज्ञान का प्रचार इसका पश्चिमी एशिया में हुआ और एक फारसी चिकित्सक भारतीय औषधि शास्त्र के अध्ययन के लिए 6ठी शताब्दी में भारत आए। शल्य शास्त्र का ज्ञान भी इन चिकित्सकों को था। इसलिए गुप्त काल को विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है। धन्यवाद।